So hello, good morning, good afternoon, good evening. Whenever you watch the video, this is again Mustafa Anwar here and this is your beautiful channel Topper Adda 93। तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन से जस्ट फ्री हुए होंगे। तो जस्ट फ्री हुए हो इसका मतलब ये नहीं कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो गया है। अभी आप लोग को तैयारी करना है और आपको मेन एग्जाम पास करना है जो कि 2026 17 फरवरी जो सीबीएसई ने डेट शीट अनाउंस कर दी है। आई होप आप सभी ने देखा होगा कि 17 फेब से आप लोग का पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो बेटा हमारे पास टाइम कम है और हमारे पास कोर्स ज़्यादा है, तो हमको जल्दी जल्दी अपने कोर्स को बाइंड अप करना है और फिर रिवीजन की एक सीरीज स्टार्ट करना है जिससे दुनिया भर के जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं हम उस सारे सीरीज में कवर अप करने की कोशिश करेंगे और बोर्ड में 25 आउट ऑफ 25 इन केमिस्ट्री हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मेरे बच्चों इस सीरीज में हम लोगों ने जो एसिड बेस सॉल्ट और फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन को देखा, आज हम अपने थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कि बेटा इस चैप्टर से अप्रोक्सीमेट 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो हमको 7 अप्रोक्सीमेट 8 क्वेश्चन या 8 मार्क्स के क्वेश्चन को हमको आसानी से छोड़ना नहीं है। उसके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे हम अपने नोट्स में बनाएंगे और उसको अच्छे से याद करेंगे और अपने एग्जामिनेशन में इसके सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो बेटा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जनरली आप लोगों ने क्लास 6 से क्लास 9 तक बहुत आसानी से पढ़ा है। अब उसी को थोड़ा सा और ब्रीफली में पढ़ना है और इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड फॉर्म में हमको पढ़ करके इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। तो मेरे बच्चों मैं बिना देर किए हुए इस चैप्टर को शुरू करता हूँ और आप लोग अपने कॉपी और पेन को जरूर पास में रखिएगा और इसके एक छोटी छोटी पॉइंट्स को जरूर लिखिएगा, क्योंकि कब कौन सा क्वेश्चन कहां से आ जाए ये हमको पता नहीं होता, इसलिए हम इसके सारे क्वेश्चन को नोट्स बाय नोट्स लिखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मेरे बच्चों हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि मेटल एंड नॉन मेटल होता क्या है। आई नो यू ऑल नो अबाउट द मेटल एंड नॉन मेटल प्रॉपर्टी। क्लास 8th और 9th में आप लोगों ने भर भर के इसके बारे में पढ़ा है कि मेटल में डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी होती है, सोनोरस प्रॉपर्टी होती है। तो ये सब सारी प्रॉपर्टी जो आप लोगों ने पढ़ा है उसी को थोड़ा सा अब रिवाइज करने का टाइम है और हमको एक नए पैटर्न पे इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल और नॉन मेटल को समझना पड़ेगा कि हमारे एक्चुअल में मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं, कैसे हमारे एनसीईआरटी ने इसको समझाया है, कैसे हमारे रेफरेंस ने इसको समझाया है कि मेटल होने की कंडीशन क्या क्या होती है। तो चलिए मेरे बच्चों मैं बिना देर किए हुए इस चैप्टर को स्टार्टिंग करता हूं अपने फर्स्ट स्लाइड के साथ इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो हम सबसे पहले मेरे बच्चों में बात करूंगा मेटल के बारे में कि मेटल एक्चुअली में होता क्या है, व्हाट इज मेटल्स। तो मेरे बच्चों मेटल्स जो होता है, मेटल एक ऐसा सब्सटेंस होता है, मेटल एक ऐसा सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस, मेटल इज अ सब्सटेंस इन विच 1, 2, 3, 4। हाँ मेरे बच्चों 1, 2, 3, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इसका मतलब मेटल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। उन सभी को हम क्या कहेंगे मेरे बच्चों, हम मेटल्स कहेंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हमने कहा ना इसको बहुत ही डेप्थ में पढ़ना है कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आ जाए हमको पता नहीं है। इसलिए हम हर एक टॉपिक को बहुत ही ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सारे जगह फुलफिल होता है कि कुछ एक्सेप्शन भी है, क्योंकि केमिस्ट्री विदाउट एक्सेप्शन आपको नहीं मिलेगी। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होते हैं और एक्सेप्शन से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे बच्चों एक जनरली डिफिनेशन जो मेटल के बारे में बताई जाती है कि मेटल इज अ सब्सटेंस इन बिटवीन 1 और 2 और 3 और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। हम सबसे पहले यहां पे मेरे बच्चों बात करेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन Valence electron is the number of electron is the number of electron is the number of electron which present valence cell। तो देखो मेरे बच्चों जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है एक ऐसा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो वैलेंस सेल में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? वैलेंस सेल में। अब ये वैलेंस सेल क्या होता है, अब हम बात करेंगे वैलेंस सेल की कि वैलेंस सेल क्या होता है सर। वैलेंस सेल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नॉर्म्स वैलेंस सेल इज द outermost cell
फॉर एटम्स। मतलब जो एटम्स की जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसी को हम वैलेंस सेल कहते हैं, और उस वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अगर वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 और 4 के नंबर में आ जाएंगे तो उन्हीं को हम मेटल्स कहेंगे। ये है इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल। तो बेटा मेटल क्या होता है? मेटल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके आउटर मोस्ट सेल मींस वैलेंस सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? आइदर 1, 2 और 3 और 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे मेरे बच्चों? उन्हीं को हम कहेंगे मेटल्स। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है अबाउट मेटल्स। अब इसको हम विद एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमको ये चीजें समझ में आती हैं कि नहीं आती हैं। सपोज करिए मेरे बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूं योर फर्स्ट ग्रुप। हम साथ साथ में चलेंगे फर्स्ट ग्रुप के बारे में। फर्स्ट ग्रुप में हलीना की रब से फरियाद। आप लोगों ने छोटी सी फिक को जरूर सीखा होगा। हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। दिस इज अ फर्स्ट ग्रुप। देन वी टॉकिंग अबाउट सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्क्रैंडियम, बेरियम एंड रेडियम। तो बेटा ये क्या है? ये आपके सेकेंड ग्रुप है। हम अपने अकॉर्डिंग हम जब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं, क्योंकि जब हम अगर एक एलिमेंट के बारे में बात करेंगे तो वो प्रॉपर्टी सब में होगी। ये पीरियोडिक टेबल की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा। इफ एनी प्रॉपर्टी प्रेजेंट इन द फर्स्ट मेंबर ऑफ एनी ग्रुप दे फॉलो ऑल द मेंबर्स। इसका मतलब अगर कोई बेरिलियम की प्रॉपर्टी शो करेगा तो जनरली वो सारे मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करेगा। मतलब इसमें जितने भी मेटल्स होंगे ज्यादातर वही उसकी वैलेंसी को शो करेंगे, वही उसकी प्रॉपर्टी को शो करेंगे, जब तक उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आ जाएगा। हम बात करते हैं मेरे बच्चों लिथियम की, हम बात करेंगे सोडियम की, हम बात करेंगे बेरिलियम की, और हम बात करेंगे बेटा मैग्नीशियम की। लिथियम एटॉमिक नंबर होता है 3, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर बेटा 4 और एटॉमिक नंबर बेटा 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विद द नील्स बोर concept K, L, M और N. This is a Niels Bohr concept. Atomic number 2, then 1. Atomic number 2, 8, 1. Atomic number 2, 2. Atomic number 2, 8, और 2. अब हम अपने पिछले स्लाइड को समझते हैं कि हमने पिछले स्लाइड में क्या समझा। हमने समझा कि बेटा जो आउटर मोस्ट सेल होगा वो वैलेंस सेल होगा। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 और 4 होंगे तो वो बेटा क्या कहलाएंगे? वो आपके मेटल्स कहलाएंगे। इसका मतलब अभी जो हमने बताया कि इस लिथियम के लिए वैलेंस सेल L होगा, और L में देखिए बेटा कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इसीलिए जो लिथियम होगा बेटा क्या होगा? ये मेटल होगा। क्या होगा? मेटल होगा। बात करते हैं सोडियम की। सोडियम के लिए वैलेंस सेल बेटा क्या बनेगा? M बनेगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा? 1 होगा। तो ये 1, 2, 3 और 4 की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब बेटा ये क्या होगा? ये भी आपका मेटल होगा। क्या होगा? मेटल होगा। सेम बेरिलियम में बेटा देखिए यहां पे 2 आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा? ये भी आपका मेटल होगा। इसके भी आउटर मोस्ट में कितना आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा? ये आपका बेटा मेटल होगा। तो फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के जितने भी मेंबर होते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन दे ऑल आर मेटल्स। बेटा ये पूरे के पूरे मेटल्स होते हैं, इनको याद रखिएगा। अच्छा, फर्स्ट ग्रुप को हम एल्कली मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? एल्कली मेटल। एल्कली मेटल। अगर आप लोग एल्कली वर्ड से फिमिलर हो गए तो हमने एसिड, बेस एंड सॉल्ट में बेस की कैटेगरी में पढ़ा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्कली। एल्कली आर दोज हाइड्रोक्साइड बेसेस विच सॉल्युबल इन वाटर। ऑल एल्कली आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट एल्कली। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने एसिड, बेस एंड सॉल्ट में सीखा था। तो ये इनके जितने भी बेस होते हैं बेटा वो एल्कली होते हैं। और इस वाले सेकेंड वाले ग्रुप को बेटा हम क्या कहते हैं? सेकेंड वाले ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अर्थ मेटल्स।
इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जितने भी मेंबर होते हैं वो सब के सब मेटल्स होते हैं। तो कंफ्यूजन कहां पे होगी, जब हम 13 टू 18 ग्रुप में जाते हैं। तो मेरे बच्चों आई होप ये चीजें समझ में आई होगी। अब हम 13 टू 18 ग्रुप की बात करेंगे कि 13 ग्रुप में कौन सा आता है बेटा, 13 ग्रुप, देन 14 ग्रुप, देन 15 ग्रुप, देन 16 ग्रुप, देन 17 ग्रुप एंड देन 18 ग्रुप। इसकी हम बात करेंगे मेरे बच्चों, क्योंकि हमको 4 तक के बारे में समझना है। जब हम 13 ग्रुप में आते हैं, अच्छा 15 और 16 को तो हम हटा देंगे क्योंकि ये नॉन मेटल के कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शन आएगा तो हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। 13 ग्रुप का जो बेटा 13 ग्रुप होता है और जो 14 ग्रुप होता है, इनके पहले मेंबर होते हैं बेटा, यहां पे नाइट्रोजन होता है, यहां पे कार्बन होता है। और नाइट्रोजन की फैमिली को याद करने के लिए नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिहारी और बिखारी आप कुछ भी याद कर सकते हैं। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिहारी। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिहारी। कार्बन के फैमिली मेंबर को हम कैसे याद करेंगे, काशी, गए, संत, प्रभु। काशी, गए, संत, प्रभु। एंड फॉर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, देन एसबी। एसबी मीन्स बेटा एंटीमनी, देन बिस्मथ। देन काशी, गए, संत, प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो बेटा ये जितने भी ग्रुप हैं, अगर हम इनके एटॉमिक नंबर की बात करें तो बेटा एटॉमिक नंबर होता है 7, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है 5, एटॉमिक नंबर फॉर नाइट्रोजन इज 5, एटॉमिक नंबर फॉर कार्बन इज 6। इसका मतलब जैसे हम इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन 5, कार्बन 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,4। जैसे ही आप देखोगे और चिल्लाने लगोगे सर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में देखिए 3 आ गया है, इसका मतलब नाइट्रोजन को मेटल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये मेटल ना होकर के क्या होता है बेटा, नॉन मेटल होता है। मैंने कहा ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं और एक्सेप्शन से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट में 3 होते हुए भी नाइट्रोजन आपका मेटल नहीं होता है, ये नॉन मेटल होता है। इसका मतलब इसमें कुछ एक्सेप्शन और भी होंगे, जैसे आपका फास्फोरस और जो नाइट्रोजन होता है मेरे बच्चों, ये नॉन मेटल होता है। ये क्या होता है, ये नॉन मेटल होता है। आर्सेनिक, आर्सेनिक जो होता है मेरे बच्चों, आर्सेनिक जो होता है वो मेटेलॉइड्स होता है। क्या होता है, मेटेलॉइड्स होता है, मेटेलॉइड्स होता है। और एंटीमनी और बिस्मथ, एंटीमनी भी बेटा आपका मेटोलॉइड्स होता है। क्या होता है आपका, मेटोलॉइड्स होता है। एंटीमनी, एंटीमनी, एंटीमनी में बेटा आपका क्या होता है, ये मेटोलॉइड्स होता है। मेटोलॉइड्स, सॉरी बेटा, ये 13 ग्रुप नहीं है, ये आपका 15 ग्रुप है। दिस इज 15th ग्रुप, दिस इज 14 ग्रुप एंड 13 ग्रुप जो होगा मेरे बच्चों, मैं यहां पे लिखता हूं 13 ग्रुप, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, इन थैला। ये हो गया बेटा आपका 13 ग्रुप। 13 ग्रुप बेटा बोरॉन से स्टार्ट होता है, देन 14 ग्रुप, देन 15 ग्रुप। हम इस सारे की बात करेंगे। अच्छा, जो बिस्मथ होता है मेरे बच्चों, ये लास्ट वाला जो होता है, लास्ट वाला बिस्मथ, बिस्मथ इज अ मेटल, इज अ मेटल। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट में बेटा कितना है, मैंने कुछ गलत लिखा है मेरे बच्चों, यहां पे 7 होगा। क्या होगा, 7। इसका मतलब ये 7 होगा और ये 5 की कैटेगरी में आएगा। इसका मतलब ये नॉन मेटल वाली कैटेगरी हम लोगों ने देख लिया। तो नॉन मेटल वाले को बेटा मैं यहां से हटा देता हूं अभी, तो इसको हम नॉन मेटल के कंडीशन में डिस्कस करेंगे। हमको बोरॉन की कंडीशन को डिस्कस करना था, बोरॉन की कंडीशन को देखिए। बोरॉन, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंथेलियम और थैलियम। बोरॉन एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है, 5 होता है, 2,3। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए बेटा, ये मेटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जनरली मेटल होना चाहिए। कार्बन, कार्बन का आउटर मोस्ट बेटा 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,4 होगा। इसका मतलब इसको भी क्या होना चाहिए मेरे बच्चों, इसको भी मेटल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
जो बोरॉन होता है, बोरॉन इज अ फर्स्ट मेटलॉइड्स, ये मेटलॉइड्स होता है बेटा। क्या होता है? ये मेटलॉइड्स होता है। और जो कार्बन होता है वो नॉन मेटल होता है। क्या होता है? नॉन मेटल होता है। इसका मतलब हमको 3 और 4 को देकर के डायरेक्ट मेटल और नॉन मेटल नहीं बताना है। एक जनरल डिफिनेशन दी गई है कि अगर एक दो एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए बाकी सारे इसकी कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब जो कार्बन होता है, कार्बन आपका नॉन मेटल होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? नॉन मेटल होता है। जो सिलिकन होता है, सिलिकन आपका बेटा मेटलॉइड्स होता है। क्या होता है? मेटलॉइड्स होता है, मेटलॉइड्स। जो जर्मेनियम होता है बेटा, ये भी आपका मेटलॉइड्स होता है। क्या होता है? मेटलॉइड्स होता है। उसके बाद जो टिन और लेड होता है बेटा, ये दोनों के दोनों आपके मेटल्स होते हैं, मेटल्स। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर कार्बन मेटल को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके ग्रुप के सारे मेंबर उसको फॉलो ना करें। तो देखिए 14 ग्रुप में एक नॉन मेटल होता है, 2 मेटलॉइड्स होते हैं और 2 मेटल्स होते हैं। इसी तरह सेम आपके बोरॉन फैमिली में भी होता है बेटा। तो जो बोरॉन होता है वो आपका, जो बोरॉन होता है मेरे बच्चों, ये जो बोरॉन होता है, बोरॉन, बोरॉन जो होता है बेटा आपका वो मेटलॉइड्स होता है। क्या होता है? मेटलॉइड्स होता है। एल्यूमिनियम आपका बेटा मेटल होता है। क्या होता है? मेटल होता है। गैलियम आपका जो होता है बेटा, गैलियम क्या होता है? गैलियम आपका मेटलॉइड्स होता है। सॉरी, गैलियम आपका बेटा मेटल्स होता है। क्या होता है? मेटल्स, मेटल्स। और ये दोनों आपके क्या होते हैं मेरे बच्चों? ये भी दोनों आपके मेटल्स होते हैं। इसका मतलब आपका जो बोरॉन होता है वो मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आ जाता है। बाकी सारे जो होते हैं बेटा वो किस में होते हैं? वो मेटल्स की कैटेगरी में होते हैं। इसका मतलब ये कहना श्योरली कंफर्म है कि 1, 2, 3 और 4 वाले इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर वो प्रेजेंट होंगे किसी भी एटम के आउटर मोस्ट में, तो जनरली वो मेटल की कैटेगरी में आते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शन जो हम देखते हैं वो बेटा हम 13 to 18 ग्रुप में देखते हैं, लेकिन इनको छोड़ करके बाकी फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स की कंडीशन में ये समझना जरूरी है कि मेटल्स इज अ सब्सटेंस इन विच 1 और 2 और 3 और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। अच्छा, इसके बारे में एक चीज और बताई जाती है बेटा, वो क्या बताई जाती है? मेटल्स, मेटल्स, मेटल लूजिंग their electron for completing octet, इसका मतलब जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। किस लिए लूज करते हैं? लूज इसलिए करते हैं, लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। इसका मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चों? अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? वो आसानी से लूज कर देते हैं। इसका मतलब मेरे बच्चों, अगर हम देखेंगे कि हमारा जो सोडियम होता है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। इसका मतलब अगर इसने ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो लूज करने के बाद इसके पास देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? 2,8 बचेगा। इसका मतलब जो ये सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, लूज करने के बाद इट कन्वर्टेड इनटू आयंस। ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा? आयंस में कन्वर्ट होगा। और वो आयंस क्या कहलाएगा बेटा? केटायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? केटायन। और केटायन है पॉजिटिव चार्ज, केटायन है पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ऑल मेटल हैव पॉजिटिव चार्ज टू शोइंग द लूजिंग कैरेक्टरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं उनके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं जब वो आयंस में कन्वर्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। इसका मतलब 2,8 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा वो सोडियम प्लस की है, और सोडियम प्लस इज अ सोडियम आयन। क्या होता है मेरे बच्चों? सोडियम आयन होता है। इसका मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं वो इस कैटेगरी को फॉलो करते हैं, ऑल मेटल्स इज अ केटायन। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो केटायन होते हैं क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं फॉर कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट।
तो आई होप ये मेटल्स का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा कि मेटल्स क्या होता है। मेटल इज अ सब्सटेंस, हम इसको समझते हैं बेटा कि मेटल इज अ सब्सटेंस इन विच 1, 2, 3, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में समझा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज अ इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल एंड वैलेंस सेल इज आउटर मोस्ट सेल फॉर द एटम। जितने भी आउटर एटम के वैलेंस सेल होती है वो उसकी आउटर मोस्ट सेल होती है। और यहां पे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने समझा कि जो मेटल्स होता है बेटा, मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। दैट्स वाई, यहां पे एक चीज अगर हम और ऐड करना चाहें बेटा, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, दैट्स वाई metals are good reducing एजेंट। तो जो मेटल्स होते हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की कि बेटा नॉन मेटल्स क्या होता है। चलिए मेरे बच्चों, हम नॉन मेटल्स के बारे में समझते हैं कि नॉन मेटल्स क्या होता है। नॉन मेटल्स, अच्छा, नॉन मेटल्स के बारे में क्या समझना है। नॉन मेटल्स इज द सब्सटेंस which have 5, 6, 7 5 और 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहां पे हम क्या समझते हैं बेटा, ऑल noble gas is also a part of non-metal। जितने भी नोबल गैस होती हैं वो भी नॉन मेटल के पार्ट होते हैं। अच्छा, और क्या करते हैं बेटा मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स gain electron to completing their octet। इसका मतलब जो नॉन मेटल होते हैं वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। दैट्स वाई all non-metals are good oxidizing agent। इसीलिए जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं मेरे बच्चों वो एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब एक एक करके हम इन सारे प्रॉपर्टी को समझते हैं, इस सारे डिफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं, तब हम समझ पाएंगे कि नॉन मेटल एक्चुअली में होता क्या है। तो आई होप ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम इसके बारे में बात करते हैं मेरे बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे 15 ग्रुप की, देन 16 ग्रुप की, देन 17 ग्रुप की एंड देन 18 ग्रुप की। 15, 17, 18 एंड 18 ग्रुप। 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप। 15 में कौन आएगा बेटा, 15 में कौन आएगा, 15 में आता है बेटा आपका नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन नियॉन। फ्लोरीन के बाद बेटा कौन आता है, नियॉन आता है। देन नाइट्रोजन के फैमिली को जब हम याद करते हैं मेरे बच्चों, तो नाइट्रोजन की फैमिली में जब हम बात करेंगे नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिहारी। ऑक्सीजन की फैमिली में ओल्ड स्टाइल से टीपो। देन फिर कल बाहर आई आंटी। और 18 ग्रुप में मेरे बच्चों, 18 ग्रुप में जो एलिमेंट स्टार्ट होता है वो हीलियम से स्टार्ट होता है। हीलियम, नियॉन, देन आर्गन, देन क्रिप्टन, देन जिनॉन, देन रेडॉन। तो बेटा ये सारे जो ग्रुप मेंबर हमने लिखे ये आपके 15 to 18 ग्रुप में आते हैं। इसका मतलब जब हम नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 7, इसका होता है 8, इसका होता है 9 और इसका होता है 10। क्योंकि हीलियम फर्स्ट
मेंबर ऑफ नोबल गैस होता है, इसीलिए बेटा ये सबसे ऊपर होता है। इसीलिए हम जब इसकी बात करते हैं तो नियॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन की बात करते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन की बात करते हैं। चलिए इसके बारे में हम जब समझेंगे बेटे बच्चों, चलिए नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,5। ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन 8, 2,6। देन फ्लोरीन 9, 2,7। इसका मतलब अभी हमने कहा कि जिस भी एटम के आउटर मोस्ट में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जनरली नॉन मेटल होते हैं। इसका मतलब जो आपका नाइट्रोजन हो गया वो नॉन मेटल हो गया, जो फास्फोरस हो गया बेटा वो नॉन मेटल हो गया। क्या हो गया? नॉन मेटल। लेकिन आर्सेनिक और एंटीमनी जो होता है बेटा वो आपका सेमी मेटल होता है और मेटलॉइड्स होता है। और जो बिस्मथ होता है बेटा वो आपका मेटल होता है। क्या होता है? मेटल होता है। कुछ एक्सेप्शन है, आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद बेटा जो आपका ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, टेरिनियम होता है, पोलोनियम होता है, वो सारे के सारे मेरे बच्चों क्या होते हैं? आपके नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल। अच्छा, यहां पे जो पोलोनियम होता है बेटा वो कैसा होता है? वो सेमी मेटल होता है। कैसा होता है? सेमी मेटल होता है। इसका मतलब आपको जनरली छोटे छोटे जितने भी मेटल्स और नॉन मेटल्स आपके कोर्स से रिलेटेड है वो आपको याद होने चाहिए। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल के बारे में हमने समझा कि जितने भी मेटल्स होंगे उनके आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये हमेशा कैटायन बनाते हैं। तो नॉन मेटल क्या बनाएंगे बेटा? नॉन मेटल एनायन बनाएंगे। चलिए इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं कि नॉन मेटल कैसे एनायन बनेंगे। सपोज टू बी नाइट्रोजन हो गया। क्या हो गया बेटा? नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,5। 2,5। इसका मतलब इसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेगा? 3 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन 3- में। नाइट्राइड आयन इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्राइड आयन। नाइट्राइड आयन। नाइट्राइड आयन। तो देखो इसके ऊपर -4 लगा हुआ है। इसका मतलब ये माइनस शो कर रहा है गेन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? गेन कर रहा है। इसका मतलब जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और जितने भी मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को बेटा क्या करते हैं? लॉस करते हैं। दिस इज अ कंप्लीट इंट्रोडक्शन अबाउट मेटल एंड नॉन मेटल। अब हम समझेंगे कि अलग अलग करके मेटल की प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें कितने सारे एक्सेप्शन होते हैं, इसको हम समझेंगे विद स्लाइड। चलो बेटा अब हम समझते हैं कि हमारे पास मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है। कैसे कैसे मेटल की प्रॉपर्टी को हमको समझना है। तो नंबर फर्स्ट लिखा बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। हमको सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी समझना पड़ेगा, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टी को समझेंगे मेटल और नॉन मेटल की। तो सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी लिखी हुई बेटा वो फिजिकल स्टेट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फिजिकल स्टेट। और हमको पता है कि फिजिकल स्टेट कितना होता है बेटा? या तो सॉलिड होता है, या तो लिक्विड होता है, और या तो गैस होता है। गैस होता है। इसका मतलब हम फिजिकल नेचर में समझेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में मेटल्स कैसे फॉर्म में पाए जाते हैं। तो देखो मेरे बच्चों, जो फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस में कोई भी मेटल्स नहीं होता। इन गैस नो मेटल्स आर प्रेजेंट। नो मेटल्स आर प्रेजेंट। इसका मतलब गैसेस फॉर्म में कोई भी आपका मेटल्स प्रेजेंट नहीं होता है। तो गैस में कोई भी मेटल्स आपको नहीं मिलेगा। लेकिन लिक्विड में ओनली मर्क्यूरी, Hg, मर्क्यूरी is the metal which present in liquid form at room temperature। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जो मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी ही एक ऐसा एक लौता मेटल होता है जो एट रूम टेम्परेचर में बेटा क्या होता है? वो लिक्विड होता है। देन बात करेंगे सॉलिड की। सॉलिड को भी हमको 2 कैटेगरी में समझना पड़ेगा बेटा। एक हार्ड सॉलिड समझना पड़ेगा, हार्ड सॉलिड, और एक सॉफ्ट सॉलिड की कैटेगरी में पढ़ना पड़ेगा, सॉफ्ट सॉलिड। इसका मतलब कुछ जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, और कुछ जो मेटल होते हैं बेटा बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको हम चाकू से, नाइफ से स्लाइस बाई काट सकते हैं। जैसे आप चीज और पनीर को स्लाइस वाइज काटते हो, सेम उसी तरह हम कुछ मेटल को स्लाइस वाइज काट सकते हैं।
तो हमारे पास जो हार्ड मेटल होता है उसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं बेटा, हार्ड होते हैं। तो हमने लिखा जनरली all metals आर हार्ड। इसका मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, हार्ड होते हैं। लेकिन जनरली का मतलब कुछ एक्सेप्शन है। अब वो एक्सेप्शन हम यहां पे सॉफ्ट के फॉर्म में समझेंगे। सॉफ्ट में कौन कौन होता है बेटा, सोडियम होता है। कौन होता है, सोडियम। देन कौन होता है मेरे बच्चों, देन होता है आपका पोटेशियम। क्या होता है मेरे बच्चों, पोटेशियम। तो जो ये सोडियम और पोटेशियम होता है ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड। एंड दे कट बाई, दे बोथ कट बाई नाइफ, दे बोथ कट बाई नाइफ। ये इतने सॉफ्ट होते हैं मेरे बच्चों कि ये नाइफ से आसानी से कट जाते हैं। लेकिन इनको छोड़ करके जितने भी मेटल्स होते हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम हो जाए, आयरन हो जाए, जिंक हो जाए, गोल्ड हो जाए, सिल्वर हो जाए, तो बेटा ये जितने भी होते हैं बेटा ये कैसे होते हैं, ये हार्ड सॉलिड होते हैं। आयरन तो सॉफ्ट सॉलिड में बेटा सोडियम एंड पोटेशियम आता है। ये इतना सॉफ्ट होता है कि ये आसानी से नाइफ से कट जाता है। तो दिस इज द फिजिकल नेचर, फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ मेटल। हमारे पास जितने भी होते हैं या तो सॉलिड होंगे, या तो लिक्विड होंगे, या तो गैस होंगे। गैस में कोई भी सॉलिड नहीं पाया जाता है, लिक्विड में मर्क्यूरी पाया जाता है, और सॉलिड में भी दो सॉलिड होते हैं बेटा, एक हार्ड सॉलिड होते हैं और एक सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। इसका मतलब सॉफ्ट सॉलिड में सोडियम और पोटेशियम आता है, जो कि इतना सॉफ्ट होता है कि वो आसानी से बेटा क्या कर जाएगा, आसानी से स्लाइस वाइट कर जाएगा। दिस इज द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। आई होप ये चीजें आपने समझी। अब हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटेलिक लस्टर। लस्टर में बेटा चमक होती है। क्या होती है, चमक। चमक, शाइनी सरफेस, शाइनी सरफेस, शाइनी सरफेस। देखिए जिस तरह से ये गोल्ड है, गोल्ड जिस तरह से चमकता है बेटा, उसी तरह की किसी न किसी एक शाइनी सरफेस हर मेटल में होता है। चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो कॉपर हो, हर के पास एक अपना क्या होता है मेरे बच्चों, हर के पास अपना एक शाइनी सरफेस होता है। लेकिन बाय कोरोजन, आप लोगों ने एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ा है, बाय कोरोजन ऑल मेटल आर लूजिंग देयर शाइनी सरफेस। चाहे वो एल्यूमिनियम की बात कर लें, चाहे वो सिल्वर की बात कर लें, चाहे वो कॉपर की बात करें। अभी हम एक एक करके इनके सारे मतलब को समझेंगे। इसका मतलब ऑल मेटल्स हैव शाइनी सरफेस, शाइनी सरफेस, शाइनी सरफेस। इसका मतलब हर मेटल के पास अपनी एक शाइनी सरफेस होती है। बट बाय द प्रोसेस ऑफ corrosion, they lose their shiny surface, आपके एनसीईआरटी ने 3 एग्जांपल दिया मेरे बच्चों। एक एल्यूमिनियम का दिया हुआ है, एक कॉपर का दिया हुआ है, एक सिल्वर का दिया हुआ है। हर लोग अपने अपने शाइनी सरफेस को लॉस कर देते हैं। जब आप एल्यूमिनियम के बर्तन को न्यू लेकर के आते हो तो बिल्कुल चमकता होता है, लेकिन कुछ देर बाद उसके ऊपर एक व्हाइट लेयर आ जाती है। तो बेटा जो एल्यूमिनियम होता है वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है, Al2O3 बना देता है। इसका मतलब अब इसकी जो सरफेस होगी वो इस Al2O3 की वजह से शाइनी सरफेस नहीं रहेगी। सेम उसी तरह जब आप तांबे के बर्तन को देखते हो, जिसे हम कॉपर कहते हैं, उस पे एक ग्रीन पैचेस पड़ जाते हैं, एक हरा हरा एक लेयर आ जाता है। उस लेयर को बेटा हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं, कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3। क्या होता है, CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3, दैट इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और ये जो ग्रीन पैचेस कौन सा आता है बेटा, ग्रीन पैचेस आता है।
ग्रीन पैचेस, ये ग्रीन हो जाता है, हरा हो जाता है, और जो एल्यूमिनियम होता है बेटा वो व्हाइट हो जाता है। कैसा हो जाता है? व्हाइट। तो उसका व्हाइट नेचर किसके वजह से है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की वजह से है। और कॉपर का ग्रीन नेचर कैसे किसकी वजह से बेटा? बेसिक कॉपर कार्बोनेट की वजजह से है, जिसका फॉर्मूला CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3 होता है। अब हम बात करेंगे सिल्वर की, तो जो सिल्वर होता है बेटा वो ब्लैक हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो चांदी होती है बेटा वो ब्लैक हो जाती है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि जो चांदी होती है वो हवा में रखने से ब्लैक हो जाती है। बात तो सही है कि उसको ओपन एयर में रखेंगे बेटा वो ब्लैक हो जाएगी, लेकिन उसके पीछे का रीजन ऑक्सीजन नहीं होता है, उसके पीछे का रीजन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। कौन सी गैस होती है बेटा? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। इसका मतलब जो Ag होती है, व्हेन इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड इट कन्वर्टेड इनटू Ag2S। किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा मेरे बच्चों? Ag2S में कन्वर्ट हो जाता है। Ag2S जिसे हम कहते हैं बेटा सिल्वर सल्फाइड। क्या कहते हैं? सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड। इसका मतलब जो हमारे चांदी का ब्लैक होना है, और चांदी जब होती है तो सिल्वर होता है, लेकिन उस पे जो ब्लैक कलर की जो लेयर आ जाती है बेटा वो सिल्वर सल्फाइड की लेयर होती है। इसका मतलब द रीजन बिहाइंड द सिल्वर black is hydrogen sulfide and the coating of black substance is hydrogen sulfide। तो बेटा ये होता है मेटेलिक लस्टर्स, जिसके बारे में हमने समझा कि जितने भी मेटल्स होते हैं जनरली उनमें एक साइनी सरफेस होती है, लेकिन विद द reacting of oxygen and any phenomena of present in corrosion it losing their shiny surface। वो अपने corrosion के प्रोसेस के वजह से अपने shiny surface को बेटा वो क्या कर देते हैं? लॉस कर देते हैं। तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, क्योंकि ये पॉइंट आप लोग को जनरली एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, इसीलिए एक एक पॉइंट आपको अपने नोट्स में लिखना है कि कब कौन सा क्वेश्चन कहां से आ जाए। यही पूछ ले कि सिल्वर का जो ब्लैक सब्सटेंस होता है उसका फॉर्मूला लिखिए, सिल्वर किस गैस के साथ रिएक्ट करके आपको ब्लैक सब्सटेंस देती है। तो बेटा ये सारे कंडीशन आपको समझना है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर मैं कॉपर की बात करूं, अच्छा यहां पे अगर एक बात और समझ ले कि जैसे सिल्वर जो होता है वो बेटा वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ होता है, रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम जो होता है बेटा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन जो कॉपर होता है बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ह्यूमिड एयर, ह्यूमिड एयर, ह्यूमिड एयर। इसका मतलब जो नमी वाली जो आपकी एयर होती है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं CO2 प्लस O2 प्लस H2O। इनके साथ रिएक्ट करके जो आपका जो तांबा होता है, जो कॉपर होता है मेरे बच्चों, उस पे एक ग्रीन पैचेस आ जाते हैं। इसीलिए हम इनको बहुत आसानी से ढक करके रखते हैं, जहां पे मॉइस्चर्स होता है वहां पे इसको नहीं रखते हैं। तो दिस इज द सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मेटेलिक लस्टर्स। अब हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे मेरे बच्चों, वो होती है मेलिबिलिटी। क्या होती है? मेलिबिलिटी। तो मेलिबिलिटी जो होती है बेटा, मेलिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी, इज द प्रॉपर्टी, is the property in which metals convert into thin sheets। हाँ बेटा, ये एक बहुत ही पतली सी शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से होते हैं वो बेटा वो मेलिबिलिटी कहलाती है। तो मेलिबिलिटी जो होती है जनरली वो किस में होती है मेरे बच्चों? जनरली वो आपकी मेटल में पाई जाती है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं क्या वो मेलेबल होते हैं? नहीं। मेलेबल के होने के लिए उसके पीछे का रीजन उसका हार्डनेस होना चाहिए। अगर वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है जो कि मर्क्यूरी होता है, सॉलिड है जो कि आपका सॉफ्ट सॉलिड है जैसे कि आपका सोडियम और पोटेशियम है, तो कभी भी मेलेबल नहीं होंगे। लेकिन इनको छोड़ करके जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं बेटा वो मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। और देखिए आपके सामने यहां पे लिखा हुआ मेरे बच्चों, यहां पे ये गोल्ड अर्क होता है। क्या होता है बेटा? ये एक गोल्ड शीट होती है जो कि आप किसी भी शॉप, किसी भी स्वीट्स की दुकान पर जाओगे, मिठाई की दुकान पर जाओगे, तो इस तरह की एक चांदी का और सोने का अर्क लगा के दिया जाता है। वो अर्क बेटा उसको पीट पीट करके बनाया जाता है, तो इसी को हम कहते हैं गोल्ड शीट। ये बहुत महंगी आपकी स्वीट्स होती हैं क्योंकि उस पे गोल्ड के अर्क लगे होते हैं मेरे बच्चों। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी में सबसे ज्यादा मेलेबल एलिमेंट कौन होगा? यही क्वेश्चन पूछेगा। मोस्ट मेलेबल मेटल्स। तो जो बेटा जो मोस्ट मेलेबल मेटल्स होता है उसमें दो नाम आता है, एक आता है गोल्ड और एक आता है बेटा सिल्वर। ये सबसे ज्यादा मेलेबल होते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर, Au एंड
Ag। तो गोल्ड एंड सिल्वर इज अ मोस्ट मेलेबल एलिमेंट, और चाहे आप कह दीजिए मेटल्स, तो ये होता है बेटा मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी में जितने भी मेटल्स होते हैं वो जनरली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय बीटिंग हैमर। आप उसको हथौड़ी से या किसी भी एक ऐसे हार्ड सब्सटेंस से पीट पीट के उसको शीट में कन्वर्ट कर देते हो, तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती है बेटा, ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के पास होती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जिसे हम कहते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब बेटा इसी का जस्ट अपोजिट होता है। डक्टिलिटी is the property in which metals change into वायर। इसका मतलब जब कोई भी मेटल वायर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। देखिए यहाँ पे कॉपर जो मेटल होता है बेटा वो ब्राउन सरफेस का होता है, और जब वो वायर में कन्वर्ट होता है तो एक कॉपर वायर बना देता है। इसी प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। तो बेटा जो ये कॉपर चेंज होकर के कॉपर वायर में कन्वर्ट हुआ, ये किसके वजह से हुआ, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से हुआ। तो क्या ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी सारे मेटल में होगी, नहीं, एक्सेप्शन यहां भी है मेरे बच्चों, एक्सेप्शन यहां भी है। कौन कौन से है, एक्सेप्ट कौन कौन बेटा, मर्क्यूरी, सोडियम, पोटेशियम। मर्क्यूरी, सोडियम एंड पोटेशियम, इनको छोड़ करके जितने भी मेटल्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, वो आपके किस में कन्वर्ट होते हैं, वो आपके वायर में कन्वर्ट होते हैं। अच्छा, सबसे डक्टाइल एलिमेंट अगर के बारे में बात कर ले, मोस्ट ductile metal according to NCERT quotation, most ductile metal is gold, most ductile metals is gold is the most ductile metals। अच्छा, NCERT ने और क्या बोला है, 1 ग्राम of gold change into 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। इसका मतलब 1 ग्राम जो सोना होता है वो 2 किलोमीटर लंबा वायर में कन्वर्ट हो सकता है। ये इतना डक्टाइल होता है। तो डक्टाइल मींस चेंज इनटू वायर, मेलेबल मींस चेंज इनटू शीट। अच्छा, क्या गोल्ड के अलावा और भी होता है, हाँ, गोल्ड के अलावा सेकंड नंबर पे बेटा आता है, सेकंड मोस्ट डक्टाइल जो मेटल्स होता है बेटा वो सिल्वर होता है, Ag। तो इतने फैक्ट आपको डक्टिलिटी के प्रॉपर्टी में याद करने हैं कि जो डक्टिलिटी क्या होती है, मोस्ट डक्टाइल होते हैं, और जो आपके एक्सेप्शन होते हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप अपने एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब हम चलते बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक बेटा कंडक्टिविटी। इसके क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान समझना है कि कंडक्टिविटी में एक तरफ देखो मेरे बच्चों, एक तरफ आपका बल्ब लगा हुआ है और एक तरफ हम इसको हीट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हीट कंडक्टिविटी की बात करेगा, और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब करंट इसमें पास करेंगे, और हीट में हम उसको गर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब कंडक्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी इन विच एनी मेटल अलाउड टू फ्लो करंट और हीट फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। एक साइड से दूसरे साइड में बेटा ये हीट और करंट को अलाउ करते हैं अपने में से पास होने के लिए। तो जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं क्या वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं? नहीं, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है जो कि भी हम समझेंगे, लेकिन जनरली पहले हम समझ लें कि कंडक्टिविटी ऑफ मेटल क्या कहलाता है। तो कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज अ प्रॉपर्टी इन विच एनी मेटल अलाउ हीट और करंट फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। इसका मतलब कोई भी मेटल एक साइड से दूसरे साइड में अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है तो ही वो क्या कहलाएगा बेटा, वो कहलाएगा आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेरे बच्चों देखो यहाँ पे एक वुड लगा हुआ है। वुड का मतलब यहाँ पे ये क्या है बेटा, ये एक वुड है। वुड का मतलब ये लकड़ी है। क्या लकड़ी आपका इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है? नहीं, मतलब इसमें करंट पास नहीं होगी। लेकिन अगर यहीं पे मैं आयरन यूज कर देता या कॉपर यूज कर देता या सिल्वर यूज कर देता या गोल्ड यूज कर देता तो ऑल मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब इसमें ये बल्ब जो होता बेटा वो ग्लो करने लगता। लेकिन इस कंडीशन में ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा बिकॉज जो वुड है, वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही समझाना है कि जितने भी मेटल्स होते हैं जनरली वो बेटा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सेम उसी तरह जितने भी
मेटल होते हैं वो जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं। एक्सेप्शन दोनों जगह प्रेजेंट है बेटा, और उन दोनों का एक्सेप्शन जो आपके एनसीईआरटी ने लिखा बेटा वो लिखा हुआ है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी एंड लेड। क्या लिखा है मेरे बच्चों? मर्क्यूरी एंड लेड। मर्क्यूरी एंड लेड आर द बैड कंडक्टर, आर द बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब जो मर्क्यूरी और जो लेड होता है बेटा वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका मतलब इनको छोड़ करके जितने भी मेटल्स होते हैं वो एक अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो आई होप ये चीजें आपने समझी कि एक अच्छा इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस बनने के लिए क्या होना चाहिए। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये क्यों अच्छे कंडक्टर होते हैं? बिकॉज इनके पास क्या होता है बेटा? बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। इनके पास बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। क्योंकि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आसानी से जगह क्या होता है बेटा? घूमता रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। यही तो मैंने बताया था फर्स्ट स्लाइड में, इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल में, कि इलेक्ट्रॉन लूजिंग बाय मेटल, जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहती है। इसका मतलब जिसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो एक अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा। अच्छा, एक यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बेटा मुझे डिस्कस करना है। जब आप इलेक्ट्रिकल वायर लेकर के आते हो, इलेक्ट्रिकल वायर कोटेड इलेक्ट्रिकल वायर कोटेड विथ प्लास्टिक, जब आप, और रबर, उसको रबर भी कह सकते हैं, लेकिन ना वो प्लास्टिक होता है ना वो रबर होता है। बेटा जब आप बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर लेकर के आते हो तो उसमें देखते हो एक वायर के ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर लगी होती है, वो ब्लैक, ग्रीन, ब्लू किसी भी कलर में हो सकती है। तो एक्चुअली में वो होती क्या बेटा? वो प्लास्टिक और रबर नहीं होती है, वो जो कोटेड सरफेस होता है वो पीवीसी होता है बेटा। क्या होता है? पीवीसी का होता है। पीवीसी का मतलब क्या होता है? पॉली विनाइल क्लोराइड बेटा। एक ये क्या होता है? एक पॉलीमर होता है। क्या होता है? पॉलीमर होता है, पॉलीमर। इसका मतलब ये जो पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड की जो कोटिंग होती है, जो किसी भी हम वायर में करते हैं जिससे हमको अर्थ न मारे, जिससे हमको करंट न मारे, इसीलिए हम किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर को जब लाते हैं तो उस पर इस तरह की एक लेयर होती है जो कि किसकी होती है बेटा? आपकी पीवीसी की होती है, जिसे हम पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, जो कि एक पॉलीमर होता है। और पॉलीमर कई मोनोमर से मिलकर के बने होते हैं। तो ये सब आपके कोर्स में, ये सब हायर क्लास में आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई ने इस कोर्स को क्लास 12 से भी हटा दिया है। इसलिए जब आप नीट और आईआईटी की तैयारी करोगे तो बेटा तब आपको पॉलीमर के बारे में समझना पड़ेगा। लेकिन पॉलीमर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर के बना होता है। उसमें से एक एग्जांपल बेटा आपके सामने क्या है? पीवीसी, जिसे हम पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, जो किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर में कोटेड होता है। तो आई होप ये भी चीजें आपने समझी होंगी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेटा क्या होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है बेटा वो सोनोरस है। और सोनोरस का मतलब होता है बेटा आवाज। इसका मतलब जो जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें एक तरह की साउंड रिलीज होती है। साउंड रिलीज के लिए बेटा यहाँ पे एक घंटी लगी हुई है, एक बेल लगी हुई है, बेल। जब भी आप बेल को किसी को बीट करते हो तो एक अजीब तरह सी आवाज रिंगिंग बेल की आती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सोनोरस कहते हैं। तो जो बेटा सोनोरस होता है वो जनरली मेटल्स में पाया जाता है। तो यही था आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो आई होप आपने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में समझा होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे मिस हो गई है, उसको भी बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को भी पढ़ करके हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसको भी बेटा हम समझ करके हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हो जाएगा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। आपको पता है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस चेंज इनटू मेल्टिंग में मेल्ट होगा, मींस लिक्विड फेज में चेंज होगा, और उसको जब और ज्यादा हम गर्म कर देंगे तो इट कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म। तो यही होता है बेटा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या जितने भी मेटल्स होते हैं वो बहुत आसानी से बेटा वो मेल्ट हो जाते हैं? नहीं, उनको मेल्ट करने के लिए
लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। इसका मतलब जब हम आयरन को मेल्ट करना चाहेंगे तो अप्रोक्सीमेट 600 डिग्री सेल्सियस का उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब वो जाके मेल्ट होगा। इसका मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटल का क्या होता है बेटा, हाई होता है। तो हम लिख सकते हैं जनरली metals have high melting point and boiling point। बेटा ये तो जनरली हमको समझना है कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन केमिस्ट्री में जरूर होता है एक्सेप्ट। ये दो एक्सेप्शन बहुत ज्यादा स्टार बना के याद रखिएगा, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है कि जो बेटा आपका गैलियम होता है, गैलियम और सीजियम, गैलियम और जो सीजियम होता है बेटा, ये दोनों जो ऐसे मेटल्स होते हैं ये इतने लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इनके पास इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है when we put on our hand they absorb heat by hand and change into liquid form। हाँ मेरे बच्चों, ये जो सीजियम और जो गैलियम होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है कि जब आप उसको हाथ पे रखते हो तो ये हाथ की हीट को एब्जॉर्ब करके मेल्ट हो जाता है। इसका मतलब जब आप लोहे को 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, जब तक आपके पास जान है तब तक आप उस हाथ पे रखे रहोगे, कभी भी लोहा आपका मेल्ट नहीं होगा। उसको मेल्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन गैलियम और जो सीजियम होता है मेरे बच्चों, ये इतना ज्यादा लो मेल्टेड पॉइंट वाले होते हैं जिनको हाथ पे रखने पर ये आसानी से क्या हो जाते हैं मेरे बच्चों, ये आसानी से मेल्ट हो जाते हैं। तो ये था हमारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और इसी के साथ हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का कंडीशन खत्म हो जाता है। तो आई होप ये चीजें आपने बहुत अच्छे से दिमाग में समझा कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की कंडीशन आप लोगों ने समझा। अब एक छोटी सी स्लाइड में हम नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं, जो कि जस्ट वाइस वर्सा ऑफ मेटल की प्रॉपर्टी का होता है। इसका मतलब अगर जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो नॉन मेटल वाइस वर्सा होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। इसी के साथ हम अपने लास्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी को हम पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करेंगे। बस ये समझ लीजिएगा, all physical property of non-metal, of physical properties of non-metals is the vice versa of metal property, ऑफ मेटल प्रॉपर्टी। इसका मतलब अगर आपको मेटल की प्रॉपर्टी याद है तो आप नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को आसानी से बता सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होंगे जिसको हमको समझना होगा। चलिए हम पॉइंट वाइज इसको समझते हैं बेटा। पहला पॉइंट है बेटा फिजिकल नेचर। अच्छा, फिजिकल नेचर में भी हमको वही समझना पड़ेगा बेटा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहां बेटा एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस। इसका मतलब जो नॉन मेटल होते हैं उसमें से कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो सॉलिड में पाए जाते हैं, कुछ ऐसा होता है जो लिक्विड पाया जाता है, और जो कुछ नॉन मेटल होते हैं जो गैस पाए जाते हैं, जो कि मेटल में कोई भी मेटल गैस फॉर्म में नहीं पाया जाता था। इसका मतलब जो लिक्विड में होता है बेटा वो ओनली एंड ओनली Br होता है। Br मींस ब्रोमीन। तो ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म। सॉलिड में कौन कौन होता है बेटा, कार्बन होता है, आयोडीन होता है, फास्फोरस होता है। CIP, आई होप आपको आसानी से याद हो जाएगा, CIP, और सल्फर होता है CIPS, कार्बन, आयोडीन, फास्फोरस एंड सल्फर। ये जितने भी होते हैं बेटा ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। किस में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इनको छोड़ करके जितने भी नॉन मेटल होते हैं जनरली वो किस में पाए जाते हैं बेटा, वो गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। चाहे वो नाइट्रोजन हो, वो ऑक्सीजन हो, वो बेटा फ्लोरीन हो, वो बेटा क्लोरीन हो, वो बेटा आपका नियॉन हो, वो आपका आर्गन हो, कोई भी नॉन मेटल होंगे जनरली वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं बेटा, वो गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। आई होप ये चीजें आपने समझी। अब हम अपनी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल के बारे में बात करेंगे। सेकंड जो फिजिकल प्रॉपर्टी है बेटा
जनरली 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 all non-metal 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 are bad conductor of electricity इसका मतलब जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट बेटा जो ग्रेफाइट होता है वो एक्चुअली में नॉन मेटल नहीं होता है। इट इज इट इज नॉट अ नॉन मेटल, ये नॉन मेटल नहीं होता है। लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है बेटा? इट इज द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन तो बेटा ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होता है। अब ये एलोट्रॉप्स क्या होता है, इसको हम कार्बनेट्स कंपाउंड के 4th चैप्टर में समझेंगे कि एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है। बस ये समझिएगा कि जो ग्रेफाइट होता है क्योंकि उसमें कार्बन होता है इसीलिए ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन इन कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। जितने भी नॉन मेटल होते हैं बेटा वो बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन जो एक इकलौता ग्रेफाइट होता है बेटा वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर आपसे कोई पूछे तो बिकॉज, आप क्या बताओगे आंसर, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ग्रेफाइट have one free electron। अब ये कैसा होता है वन फ्री इलेक्ट्रॉन? इसको हम कार्बन एट्स कंपाउंड में आसानी से समझेंगे कि इसके पास इलेक्ट्रिसिटी का नेचर क्यों होता है, ये क्यों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि ग्रेफाइट के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो जनरली हमने देखा कि जो नॉन मेटल होते हैं बेटा वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अच्छा, और हम आगे समझेंगे बेटा। अब इसके बाद जो हमको नेक्स्ट समझना है वो क्या समझना है बेटा? तो जनरली जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन मेलेबल होते हैं। नॉन मेलेबल मतलब इनको हम शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है बेटा। एक्सेप्शन कार्बन फाइबर जो कार्बन फाइबर होता है बेटा वो इसका एक्सेप्शन होता है कि कार्बन फाइबर में आपका वो मेलेबल शीट में आ जाता है। जनरली नॉन मेलेबल होते हैं, लेकिन जो कार्बन फाइबर होता है वो एक्सेप्शन हो जाता है। इसी तरह जो आपके नॉन मेटल होते हैं बेटा वो नॉन डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल क्या होता है बेटा? नॉन डक्टाइल होते हैं। एक्सेप्शन इसमें भी आ जाता है बेटा, एक्सेप्ट कार्बन फाइबर, क्योंकि कोई भी फाइबर छोटे छोटे रेशे से बनता है और रेशे का मतलब वायर होता है। इसका मतलब नॉन डक्टाइल होने के बावजूद इसमें क्या होता है बेटा? इसमें क्या हो जाता है? इसमें आपका कार्बन फाइबर एक्सेप्शन के फॉर्म में आ जाता है। अच्छा, नॉन लस्टर्स होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? नॉन लस्टर्स होते हैं। अभी आपने समझा था ना, लस्टर्स मीन साइनी सरफेस, ऑल मेटल हैव साइनी सरफेस। इसका मतलब जनरली जो जितने भी नॉन मेटल होते हैं बेटा वो नॉन लस्टर्स होते हैं, इनके पास कोई भी साइनी सरफेस नहीं होती है, लेकिन एक्सेप्शन होता है एक्सेप्ट आयोडीन। तो बेटा ये आयोडीन होता है, आयोडीन हैव साइनी सरफेस। आयोडीन हैव साइनी सरफेस। कैसी सरफेस होती है बेटा? सिल्वर सरफेस होती है, सिल्वर सरफेस। इसके अलावा और कौन होती है? और कौन होते बेटा? डायमंड। क्या होता है? डायमंड के बाद बेटा ग्रेफाइट। तो इतने एक्सेप्शन आपके होते हैं नॉन लस्टर्स में। ये हो गई। और लास्ट जो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल होगा वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली ऑल नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी नॉन मेटल होते हैं बेटा उनके पास सबसे कम लो मेल्टिंग पॉइंट होता है एक्सेप्ट डायमंड। क्या होगा बेटा? डायमंड। तो डायमंड के पास जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा बहुत ज्यादा होता है।
तो हमने देखा कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी जस्ट वाइस वर्सा कंडीशन नॉन मेटल में पाई जाती हैं। तो यही थी आज की लेक्चर, आज की क्लास का इंपॉर्टेंट फैक्ट कि हमने समझा कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। आई होप आप सभी ने इस क्लास को बहुत अच्छे से समझा होगा, नोट्स को बनाया होगा और अपकमिंग एग्जामिनेशन में इसको अच्छे से फॉलो करेंगे। और नेक्स्ट क्लास हम लेके आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, और फिर धीरे धीरे इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे और फिर इसके सफल सीरीज में हम इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना प्यार और अपना सब्सक्राइबर और सब्सक्राइब हमको करते रहिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। दिस इज योर होस्ट कम दोस्त मुस्तफा अनवर। थैंक यू सो मच।